ठीक है मैम। अच्छा देखिए, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले इसमें जो बेसिक से हम स्टार्ट लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। क्योंकि सबसे पहले देखो, अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो उसकी डिटेल और डेप्थ में और टेक्निकलिटीज में जाने का इतनी कोई यूटिलिटी उससे हासिल नहीं होगी। तो सबसे पहले जो पहला सवाल अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हुए आपको पहले इसके स्टार्टिंग चैप्टर्स में आएगा, वो है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, नाम से ही पता चलता है कि आपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं विद इन अ कंपनी, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, अब उसके बारे में इन्होंने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ये कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो दैट कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कहाँ आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे जहाँ से आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है तो उसका बेसिक उसकी अर्निंग का सोर्स यही है, ठीक है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसने भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या अपनी जो उसने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है, या सर्विसेज कंपनी में उसने जो फंड्स मैनेजमेंट करनी है, तो उसके लिए भी उसने कुछ ऐसा पोर्शन अपनी इनकम का है जो उसने इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट से उसको उस रिटर्न है जो उसके आइडल फंड्स नहीं रहने देते, तो कहीं ना कहीं उसकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो ये बेसिक डिसीजन है, ये किसी भी लेवल पे देखो। कोर आइडिया तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। आपको पता होना चाहिए कि यू नीड टू डू सम इन्वेस्टमेंट व्हेन यू आर हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। तो ये किसी भी लेवल पे किसी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो डिफरेंट सिनेरियो आपको नजर आएगा। लेकिन कोर आइडिया ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन एक मैनेजर के लिए, एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं। उनमें से एक ये है कि इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ करनी है। आपने ये डिटरमिन करना है कि कितने आपको एसेट्स रिक्वायर्ड हैं, कहाँ कहाँ से आप ये मतलब रिक्वायर कर सकते हैं, किस जो उसकी जो डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी। ये चीज़ डिसीजन मेकिंग करना, ये सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फाइनेंशियल मैनेजर की। अच्छा, दूसरा डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन से मुराद ये है कि अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, अब वो कहाँ से अरेंज करेंगे आप। क्या इसके 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो तो देखो, आपको शायद आइडिया होगा यकीनन कि इक्विटी एंड डेट रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली आप देखते हैं कि इतने परसेंट मैं डेट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और इतने परसेंट हमारी कंपनी इक्विटी है जिसको हमने इन्वेस्ट करना है, इतने परसेंट हमने इसको यूटिलाइज करना है, इतने परसेंट हमारी जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी है उसके लिए हमने इसे सेव करना है। एक साइड ये है कि आपके प्रॉफिट्स आर यू आर अर्निंग। प्रॉफिट्स में से आप ये देख रहे हैं कि इतने पैसे मैंने रिटेन करने हैं, इतने पैसे मैंने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने एज अ डिविडेंड देना है, इतना परसेंट आपने उनको कैपिटल गेन देना है। ये चीज़ें, ये बोथ साइड्स हैं, बोथ जो उसकी फाइनेंशियल डिसीजन में यू हैव टू सी कि आपने कहाँ से पैसा निकालना है, और आपने किस तरह से उसको फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यू डिसाइड कि कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, किस रेट पे करना है, किस प्रोबेबिलिटी से आपको आप रिस्क एंड रिटर्न की जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप देखेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन में आप देखेंगे कितने इंटरेस्ट रेट पे आप उसको ले रहे हैं, कौन सा बेस्ट पॉसिबल सोर्स है जहाँ से आप फाइनेंसिंग जनरेट करेंगे, एंड देन यू विल इन्वेस्ट। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो एसेट मैनेजमेंट डिसीजन है। एक दफा आपने एसेट को एक्वायर कर लिया, आपने प्रॉपर फंडिंग अरेंज कर ली, आपने प्रॉपर जगह से आपने मतलब अच्छी वैल्यूएशन करके आपने उसको एक्वायर कर लिया, उसके बाद आपने उसको मैनेज करना है। मतलब आपने उसकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको इतने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप उससे मैक्सिमम फायदा उठा सकें। ऐसा ना हो कि उसकी भी डेप्रिसिएशन भी चार्ज पूरी नहीं हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बात करें, आप अगर किसी फंड की बात करते हैं तो ऐसा ना हो कि आपने जिस रेट पर इन्वेस्ट किए कुछ साल बाद वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, और कुछ साल बाद जो है पैसे आपने सही से फोरकास्टिंग नहीं की, और कुछ साल बाद जो है वो सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो में चली गई। तो बेस लाइन जो डिसीजन है वो ये है कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली यू नो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने फाइनेंसेस विद इन द कंपनी आपने मैनेज करने हैं। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर जो कि आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। इसको विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडस्ट्री आप ना लेके चलें, इसको एज अ कोर आइडिया लें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से मेरी मुराद ये है कि अगर मेरे पास फंडिंग मौजूद है तो मैंने उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को, कि मुझे उससे ज़्यादा उससे ऑब्वियसली मेरा जो रिटर्न है वो मुझे मिले, और वो बेहतर रिटर्न मिले, उसकी ऐसी अपने प्लानिंग करनी है। इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स इन्वेस्टर्स जो मैनेजर्स हैं दे गो फॉर हेजिंग ऑप्शंस कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दें, फॉरवर्ड्स में इन्वेस्ट कर दें। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। कुछ जो है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल,
तो आपने ये डिसीजन लेना, ये जो बेसिक है, ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये काम कर रहे थे, फाइनेंसिंग डिसीजन में कहाँ से आपने फंडिंग अरेंज करनी है, और अगर कंपनी के पास इतनी फंडिंग मौजूद है फॉर एग्जांपल, तो उसका नेक्स्ट ये जो डिसीजन मेकिंग है वो ये किस तरह से होगी, ये आपने इसमें डिसाइड करना है। फाइनेंस कैसे करना है, पैसा आएगा तो इन्वेस्ट होगा ना। तीसरी चीज ये कि जब आपने लेट्स सपोज अगर इन्वेस्टमेंट की किसी एसेट में, या कोई मतलब एसेट दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल एसेट है, और जैसे अगर मैं किसी फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, दैट इज ऑल्सो माई एसेट। तो इस हिसाब से भी आपने देखना है कि आपने उसको मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि एक दफा इन्वेस्ट करके पैसे आप भूल जाए, आपने उसको देखना है, उसकी अगर एसेट है, फिजिकल एसेट है, कोई आपने प्लांट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी, आपने कैपेसिटी देखते रहना है। और अगर आपने इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए, उसकी भी मेंटेनेंस आपने देखनी है कि फॉर एग्जांपल उसके रेट्स के उसको आप उसकी जो उसका जो रिटर्न आपको मिल रहा है, उससे उस पर जो इन्फ्लेशन फैक्टर्स हैं और डिफॉल्ट रिस्क है, अगर लेट्स सपोज कंपनी की क्रेडिट रेटिंग खराब हो सकती है, तो ये सारी जो एक सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड ये बात हर कंपनी के लिए ये बात मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर द फाइनेंस मैनेजर। और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अगर आप देखें तो ये आपने चीज़ें ज़रूरी कंसिडरेशन में अपनी रखनी होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बीच में आपने बता देना है, क्योंकि मैं तो ये कंटिन्यू रखूंगी, अगर आप मुझे ही रुकेंगे बीच में, अगर आपको वहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बताना है। ठीक है, हम सही जा रहे हैं? ठीक है मैम जी, ठीक है, समझ आ रही है। तो सबसे पहला सवाल जो हमने इसका आपने अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द की फाइनेंशियल डिसीजंस व्हिच अ फाइनेंशियल मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू टेक व्हेन ही इज इन द कंपनी एज अ परफॉर्मिंग हिज रोल एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, तो आपको फिंगरटिप्स पता होना चाहिए कि देयर आर थ्री डिसीजंस, वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन फाइनेंशियल डिसीजन, एंड थर्ड इज एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, फिर आप अब इसको किसी भी पर्सपेक्टिव में लेके चल सकते हैं, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फाइनेंशियल डिसीजन है तो किसकी बात, क्या चीज़ की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो किस चीज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये इतनी ही, ये जो जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताई है, जितनी मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस की, इतनी ही चीज़ अगर आप रिप्रोड्यूस कर देती हैं और अगर आप समझ लेती हैं, तो ये इट्स परफेक्टली फाइन फॉर दिस थिंग। अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ना कि आपने इसको इसी तरह जो है लेंथी रिप्रोड्यूस करें, उससे ज़रूरी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आइडिया होना चाहिए बस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गोल ऑफ द फर्म। अगर मैं वन लाइनर पूछूं आपसे कि गोल ऑफ द फर्म क्या है, मतलब सिंगल वन कीवर्ड इसका, तो देखो जब भी आप गोल ऑफ द फर्म की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक फाइनेंशियल मैनेजर के पर्सपेक्टिव में, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आप कह सकते हैं, वो एक प्राइम पर्पस है एक फाइनेंशियल मैनेजर का, जिस पर उसकी नजर होती है कि उसने अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न देना है, उनको प्रॉफिट देना है। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है, और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑब्वियसली तभी होगा जब आपकी स्टॉक की प्राइस बढ़ी। तो ये तो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इसका एक इंडिकेटर ईपीएस भी है, कि अर्निंग पर शेयर है, ऐसे आपको पता चलता है। अर्निंग पर शेयर कैसे आप लेते हैं, ऑब्वियसली ये जो नेट इनकम है, नेट इनकम होगी तो अर्निंग पर शेयर निकलेगी, नेट इनकम ही नहीं होगी तो अर्निंग पर शेयर तो निकल ही नहीं सकती। तो ये एक जो रेशियो होती है ना, बेसिकली दे आर द एक आपको क्विक व्यू दे देती है कि व्हाट इज द सिचुएशन, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने में भी आसानी होती है। तो अर्निंग पर शेयर इज एन इंडिकेटर, आप अर्निंग को या नेट इनकम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे, और आपको पता चल जाता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी आसान होता है कि प्रीवियस ईयर की क्या थी और इस साल की क्या है, और वैसे भी आपको उसको एक उसका थ्रेशोल्ड है उससे भी आपको पता चल जाता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर एक कंपनी है जिसकी जो लॉस में जा रही है, तो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग पर शेयर तो नहीं होगी, वो तो लॉस में सफर कर रही है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा, और एक चीज लेट्स सपोज अगर लॉस में नहीं जा रही, तो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हैं और डिक्लाइन कर रही है, तो भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कंपनी जो है इज नॉट डूइंग वेल। ठीक है, ये एक चीज है कि सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, वैल्यू क्रिएशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएशन। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, किसी भी फर्म का। जितने भी डिपार्टमेंट्स आप देखें किसी भी कंपनी में, ऑब्वियसली दे आर इंपॉर्टेंट, जाहिर है मार्केटिंग भी जरूरी है, एचआर भी जरूरी है, लेकिन फाइनेंस के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। फाइनेंस है तो फिर बाकी सारी चीजें एड ऑन होती जाती हैं और वो उसको बढ़ने में मदद देती हैं, लेकिन प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम जो जरूरत है वो फाइनेंस की। फिर वो हाउस होल्ड हो या आउटसाइड कंपनी आप मैनेज कर रहे हो, फाइनेंशियल जो नीड्स होती हैं उनको आप नहीं कर सकते इग्नोर। ठीक है, ये इसलिए इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो डिसीजन। अच्छा, दूसरी एजेंसी प्रॉब्लम्स हैं। अब पहली तो चीज़ हमने देख ली कि हमें ये पता चल गया कि वैल्यू क्रिएशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ कंपनी की बात करें तो इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल एक कंपनी का, एक फर्म का एक प्राइम गोल ये होता है कि उसने ये काम किया।
दूसरी चीज देखो तो इसमें इन्होंने बताया एजेंसी प्रॉब्लम्स। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये तो आपने ये मशहूर जमाना एजेंसी प्रॉब्लम्स है कि जिसमें ये बताया जाता है कि मैनेजर एक्ट्स एज एन एजेंट शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे वो काम करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि मैनेजमेंट और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। उस कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट को ये बोलते हैं कि ये एजेंसी प्रॉब्लम्स के जो मैनेजर्स हैं दे डोंट वरी अबाउट शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उनको ये फिक्र होती है कि हमने अपने जो हमारे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स होंगे वो अपनी जो कंपनसेशन है उस पर उनका फोकस होता है इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो फिर एजेंसी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो ये इसमें इन्होंने बताया। तो इस चीज़ को अवॉइड करना दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज ऑब्वियसली मैनेजर्स को अपॉइंट करने की वजह ये है कि वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करें, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम करें। जब वो बेसिक आपका कंपोनेंट कॉम्प्रोमाइज होगा तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसको मिनिमाइज करना इज एन इम्पॉर्टेंट। तीसरी, अच्छा अब ये देखो अगर एक इसको ओवरव्यू लिया जाए तो पहली जो हमने बात की वो हमने इंडिविजुअल लेवल पे की, मतलब एक बेसिक बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन इशू। एजेंसी प्रॉब्लम्स की जब हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ओवरऑल बात हो रही है। थर्ड जो स्टेप आ जाता है ना, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इन्होंने बताया है, दिस इज ऑन द कम्युनिटी लेवल कि एक ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ स्ट्रांग है, उसके बाद उसने उसका उसका नेक्स्ट लेवल है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट आपको होगा। मैक्रो लेवल पे अगर देखा जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो आपने एजेंसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, वो नहीं होने देना। तीसरी चीज ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी व्हाट यू आर गिविंग टू योर कम्युनिटी, ठीक है। कि फर्म की रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को तो वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसका पर्पस है वो कर रही है, लेकिन अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए इन्वायरमेंट की तरफ से जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं स्टेक होल्डर्स जो अदर देन द शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए उसका क्या रोल है वो जो प्ले करती है उसको आप लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इसमें वो कोई भी एक्टिविटी कोई भी ऐसी चीज को वो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें उन्होंने बताया कि प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर, अपनी प्रोडक्ट कोई जो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनका स्लोगन ये है कि वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल वो वेज रेट जो है अमंग द एम्प्लॉइज उसको वो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस रखते हैं। उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस पे कोई पॉलिसी मेकिंग की हुई है, कुछ ऐसी वर्किंग कंडीशंस हैं या वो कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि कंपनी कर रही है फॉर द सेक ऑफ देयर द सोसाइटी, उसको इस कैटेगरी में लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। स्टेक होल्डर्स का आइडिया है कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, वो सारे लोग वो सारे जिनका स्टेक है विद इन द कंपनी। फॉर एग्जांपल इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट शेयर होल्डर्स, यानी कि जिसने पैसे इन्वेस्ट किए सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी दूसरे लोग। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, दे आर आल्सो स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स भी इवन स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है शेयर होल्डर्स में और स्टेक होल्डर्स में। तीसरी चीज ये है सस्टेनेबिलिटी। ये जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही है ना, स्टेक होल्डर क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, इससे आप इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि फर्म की रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स इट्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इट्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स की तरफ तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन स्टेक होल्डर्स की तरफ जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं अगर आपको पता होना चाहिए कि वो हर बंदा जिसका स्टेक है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स हैं, जो कि किसी न किसी एम्प्लॉइज हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज का डायरेक्ट तो स्टेक नहीं है, इनडायरेक्टली दे आर सप्लायर्स फॉर इंस्टेंस। तो ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब से मुराद ये है कि आप अपनी जो प्रेजेंट नीड्स है, फॉर एग्जांपल आप जहाँ से रॉ मटेरियल को ले रहे हैं या आपकी कंपनी की जो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर कंपनी आप कोई सप्लाईज ले रहे हैं या कोई ऐसी इनपुट आप ले रहे हैं, लेकिन वो इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी भी एक पॉइंट हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि जो डिप्लीट हो जाएंगे। मतलब सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन आप इस तरह से उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनको उनका स्टे कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनका जो बेनिफिट है, उनका जो फ्यूचर है वो कॉम्प्रोमाइज किए बगैर आप फॉर एग्जांपल ऐसी रिसोर्सेज आप यूज करें जो हो सकता है फ्यूचर में डिप्लीट हो जाए। तो ये दिस इज नॉट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कहते हैं कि ऐसी चीज जो कि लॉन्ग रन में जाए। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी ये है कि आने वाली जनरेशन के लिए पैसा ना हो कि पानी खत्म हो जाए। इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना इन फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी और एजेंसी प्रॉब्लम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल लेवल पे मतलब माइक्रो लेवल पे आपकी कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स उनका ताल्लुक है। तो ये जो तीन आपके साथ मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं ये आपके लिए इसमें कि व्हाट इज द गोल ऑफ अ फर्म, कंपनी का गोल क्या होना चाहिए। तो ये हमने तीन अभी तक हमने दो बातें डिस्कस की। पहले बाद में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या है, क्या ठीक
तीन की इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या होते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि गोल ऑफ द फर्म क्या है, ये हमने बात की। ठीक है, गोल ऑफ द फर्म में आपको बताया कि देयर आर 3 लेवल्स। पहली चीज ये है कि वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन यानी कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइम पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस यही है। दूसरा, मैक्रो लेवल पे अगर आप आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आप आ जाए, तो एजेंसी प्रॉब्लम्स या मैनेजरियल इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रिमूवल। तीसरी चीज अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी कि फर्म रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी या कम्युनिटी जिसमें वो सर्व कर रही है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि कोई भी स्टेक होल्डर जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेक है, आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके क्रेडिटर्स, उनको आपने हर्ट नहीं करना। उनके ऐसी चीज, ऐसा कोई एक्शन कंपनी की तरफ से, ऐसी कोई प्रैक्टिस, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं हो जो उनको उनके लिए हार्मफुल हो। तीसरी चीज सस्टेनेबिलिटी, ऐसे जो रिसोर्सेज यू आर यूटिलाइजिंग उनमें सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट मद्देनजर रखना है कि ये ऐसा ना हो कि आप कुछ इस तरह की आपकी प्रैक्टिसेस हों। फॉर एग्जांपल जैसे कोल कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, तो दैट इज हार्मफुल फॉर द स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर्स के लिए इट इज नॉट हेल्दी। कुछ ऐसी फॉर एग्जांपल जैसे टोबैको है, ये एक एग्जांपल है। तो ऐसी चीजें, ऐसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि इनके बेनिफिट के लिए हो सोसाइटी, जिसमें आप सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी दैट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ऐसा जो कि लॉन्ग टर्म हो आने वाली जनरेशंस के लिए, ताकि वो उससे फायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि आप इस तरह कंजम्पशन करें कि वो आज ही होगी और कल आने वालों के लिए वो चीज़ उस ब्लेसिंग से या उस बेनिफिट से वो डिप्राइव हो जाएंगे। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ में ना आ रही हो, हम ठीक नो चल रहे मैम। हैं? ओके, जी जी। इतनी ही चीजें जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको ट्राई कर लेती हैं और ये आप इजीली इसको कम्युनिकेट कर देती हैं राइटिंग, तो दैट इज परफेक्टली फाइन फॉर मी। ठीक है। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो अगर आप नेक्स्ट देखनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, आपको शायद अगर अब कोई फॉलो कर रही है नोट्स, अदरवाइज आई विल शेयर इट विद यू। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है, बस दैट्स इट। दिस इज द थिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट, तो हमने इस सब्जेक्ट की डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ इसका बेसिक आइडिया ले लेना है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है। तो अगर सिंपल टर्म्स इसमें या सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो किसी भी सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो आप प्रोसेसेस बनाते हैं या एसओपीज बनाए जाते हैं, उसको आप बोलते हैं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। क्योंकि एसओपीज जब बनाए जाते हैं या पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो उसका उसका जो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हर एक के लिए एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई एम अ लेक्चरर और एक मेरा प्रॉपर एसओपी बना हुआ है, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि किस तरह से लेक्चर आएगा, लेक्चरर आता है, किस तरह से उसने अपनी सारी जो कंडक्ट है वो करनी है, कैसी चीजें हैंडल करनी है मेरी सीट के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि आज मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरी सीट पे कोई भी आएगा तो वही चीज़ उनको कंटिन्यू लेके चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब मैं नहीं हूँ तो कहाँ पे रुक जाएगा। तो ये इसलिए ये चीज़ें बनाई जाती है, मैकेनिज्म बनाए जाते हैं और ये एसओपीज बनाए जाते हैं। ये शायद इस यूनिवर्सिटी लेवल पे इतनी चीज़ या फैकल्टी लेवल पे स्पेसिफिकली इतनी चीज़ एप्लीकेबल ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे चीज़ें चल रही होती है, अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल लो, कि चीज़ों में डिले क्यों आ रहा होता है, क्यों ऐसी चीज ऐसे बातें होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अभी तक हमारा टाइम टेबल नहीं सेट हुआ। ये जो लूप होल्स हैं ये बेसिकली गवर्नेंस इश्यूज हैं कि प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप नहीं है, तो देखो टाइम टेबल्स में क्लैश आ रहा है। चीजें प्रॉपर एसओपीज नहीं बने हुए कि आपने किस चीज को किस टाइम डेडलाइंस नहीं है, तो इस वजह से लोग सफर कर रहे होते हैं। तो जब ऐसे प्रोसेसेस और ऐसी पॉलिसीज और ऐसी चीजें एसओपीज बनाए जाते हैं, तो हर चीज इन कंट्रोल होती है और कहीं पे भी आपको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता, डिलेज का और ऐसी चीज़ों का कि कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए, ये चीज़ें नहीं होती। तो कॉर्पोरेशंस में फॉर एग्जांपल जैसे अगर सक्सेशन प्लानिंग करनी है कि अगर आज सीट पे ना हो तो मेरे बाद कौन आएगा, इसका भी एसओपी अगर बना है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट और जो कंपनी की मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में ब्रिजिंग करनी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसी होगी कि वो पार्शियल ना हो, बाइस्ड ना हो, ये सारी चीजें इस एम्बिट में आती हैं। तो इसको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट अगर याद रखना है तो ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी वो पॉलिसी मेकिंग या ऐसे एसओपीज जो कि जिसकी बेसिस पे आप ऑपरेशन को मैनेज करें, आप कंट्रोल करें, इसको बोलते हैं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक है, यहाँ अगर स्पेसिफिकली कंपनी की बात करें और बड़े लेवल की, छोटी कंपनीज में भी शायद नहीं होता, बड़ी कंपनीज में जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम बेसिकली होता है कि वो मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स की बीच में ब्रिजिंग है, जो उनका गैप है ना,
उसको रिमूव करते हैं और सेम पेज पे रखते हैं। न्यूट्रलाइजर का रोल उनका होता है। पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग वो करते हैं आफ्टर दिस डिस्कशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, और फिर वो कम्युनिकेट करते हैं टू द मैनेजर्स ताकि वो उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, यहाँ तक इस चीज को हमने समझना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है। ये दिस कॉन्सेप्ट, ये अपनी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने रखना है अपनी। अच्छा, उसके बाद और इसमें इम्पोर्टेंट चीज कोई नहीं है इस चैप्टर में। ये जो अपने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, इसमें ये 3 चीजें आपने, दीज आर द की थिंग्स, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो बताओ, इसको आप मार्क कर लें। इसको इसको इसकी जो रीडिंग है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी लेना। अगर इसमें कोई चीज समझ में ना आ रही हो या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो मुझे बता देना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें सिर्फ इसी हद तक। अभी आप देखेंगे शायद ये आपको नजर आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ये सर्बेन्स-ओक्सले एक्ट है 2002 का। ये जो चीजें है ना, ये बेसिकली यूएस से रिलेटेड है। अब यहाँ पर इस तरह की कोई चीज नहीं है, मतलब पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अब जाके ये जो एक इंस्टीट्यूट है वो भी डेवलप हुआ है, और इसके अलावा अब जाके ये डेवलपमेंट हो रही है। ये जो 2002 का एक्ट है ये यूएस से प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो एरियाज है इसमें इसको आप मार्क कर लेंगे टॉपिक्स को। इसको पढ़ लेना एक दफा, अगर सबको चीज समझ में नहीं आई है तो बता। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन और है, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको कवर करते हैं, और फिर थोड़ा सा टाइम वैल्यू मनी की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या है। क्योंकि ये जो बुक्स हैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको नज़र आती हैं होती हुई यूएस में, तो हम सिर्फ वो चीज़ें कवर करेंगे जो हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हमें जिससे फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे जितनी भी बातें बताई हुई हैं ये यूएस से पर्सपेक्टिव बताई हैं, लेकिन हमें उसको ऑब्वियसली अभी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, तो हमें ये तो नहीं जानना कि सर्बेन्स-ओक्सले जो एक्ट है वो क्या कहता है, लेकिन हमें ये तो कम से कम पता होना चाहिए ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। तो ये दिस इज द थिंग। नेक्स्ट में आ जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको देखते हैं, ये आपका है बिजनेस टैक्स एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट्स। इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं इसमें बताइए। इसमें देखो सबसे पहला जो उसने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे वन मैन आर्मी जिसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें एक बंदा है जो कि मैनेज कर रहा है और इंडिविजुअली वो अपनी बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है बिल्कुल बेसिक लेवल पे। वन पर्सन, सिंगल पर्सन जो ओन्स अ बिजनेस, होल्ड्स द टाइटल ऑफ ऑल एसेट्स, पर्सनली रिस्पांसिबल फॉर ऑल द डेट्स या जो भी लायबिलिटीज होती हैं। और ये इसमें दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो आपको पता है पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, और इसमें इससे भी होता है, इसमें भी लायबिलिटी जो है, अब तो खैर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी पीछे है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी भी आ गई है। लेकिन इसमें ये होता है कि पार्टनर्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि उनके पर्सनल एसेट्स भी स्टेक पे होते हैं। अगर लेट्स सपोज कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, बैंक्रप्सी की सिचुएशन, तो उनके पर्सनल एसेट बेच के भी जितने भी शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर हैं उनको पेमेंट कर दी जाती है। तो ये बात है। फिर पार्टनर्स की फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, जैसे लिमिटेड पार्टनर है, मतलब लिमिटेड पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी भी हो सकता है और कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल भी हो सकता है कि जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो फिर वो उसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो उतना ही जिम्मेदार है। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो फिर तो उसके पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। इस बेसिस पे 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, लिमिटेड पार्टनर की और अनलिमिटेड, ये जो जनरल पार्टनर है। लिमिटेड पार्टनर मतलब ये कि वो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी एक लिमिट तक होगा, लिमिटेड होगा, उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, अगर लेट्स सपोज बैंक्रप्सी का सिनेरियो होता है। जो जनरल पार्टनर होता है उसकी जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज बैंक्रप्सी सिचुएशन होती है या कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है पार्टनरशिप में, तो उसके पर्सनल एसेट्स भी लायबल होंगे, उनको भी बेच के बाकी जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे किया जाएगा। तो ये बात है इसमें। फिर जो इसकी फाइनल जो जिस पे ये सारी आपकी बेस करेगी आगे बुक, वो आपकी कॉर्पोरेशंस की बात है। ऑपरेशन में भी आपको आइडिया होगा कि प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं। पब्लिक कंपनीज को ये फायदा होता है कि उनके शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बड़े स्केल की कंपनीज होती हैं, तो ये आर्टिफिशियल एंटिटी होती है, इसके अपने एसेंशियल्स हैं बेसिकली कॉर्पोरेशंस के। आर्टिफिशियल एंटिटी फॉर एग्जांपल जैसे एक लीगल पर्सन है कॉर्पोरेशन, जैसे आप लेट्स सपोज, जैसे अगर मैं लेट्स सपोज मैं आप पे अगर कोई केस करना चाहूँ और मैं कर सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल आप पे, इसी तरह जैसे आप ह्यूमन है, नेचुरल पर्सन है, इसी तरह जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको भी आप एज अ आप कंपनी के
किसी बंदे पे केस नहीं करेंगे। अगर आपको कंपनी के साथ कोई इशू है या क्लैश आता है, तो आप जब केस फाइल करेंगे तो उसमें किसी बंदे का नाम नहीं लिखेंगे कि मैं समरा है, वो एबीसी कॉर्पोरेशन की सीईओ है, तो मैं चूंकि मेरा मसला एबीसी कॉर्पोरेशन के साथ है, उन्होंने मेरे फंड्स भी दिए, तो मैं केस फाइल कर दूं समरा पे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो केस मैं फाइल करूंगी वो एबीसी कॉर्पोरेशन के नाम करूंगी, कि अगर कल को समरा सीईओ नहीं भी है, वो चली जाती है, इस सीट से रिटायर हो जाती है, तो उस जगह पे जो और सीईओ आएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे केस के। तो ये हिसाब होता है। इसको सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। इसके काफी सारे एसेंशियल्स हैं, कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तक यही बात जानना जरूरी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी पब्लिक प्राइवेट भी हो सकती है। इसमें भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो आपकी इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक देखो, बैंक्स के साथ आपने लिखा देखा होगा, फॉर एग्जांपल जेएस बैंक लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ये है कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। जेएस बैंक इज अ प्राइवेट बैंक, तो ये प्राइवेट कंपनी है बेसिकली, कॉर्पोरेशन। और अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे ओजीडीसीएल है, पीटीसीएल है, तो ये पब्लिक कंपनी है। तो ये इसमें बात है। ये इसमें चीजें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी से हमेशा आपने याद रखना है कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इन केस ऑफ बैंक्रप्सी वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना उनका स्टेक होगा या जितने उनके शेयर्स होंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जो टैक्स एनवायरमेंट है ये नहीं से परटेन करता। इसमें सिर्फ ये चीज देखनी है, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक बात ये आपने याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू जो टैक्स एनवायरमेंट है, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा आइडिया तो होगा आपको इनकम स्टेटमेंट का, तो उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे टैक्स आप अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं, वो आप लगा रहे होते हैं इनकम पे। जितनी आपकी आफ्टर जो इंटरेस्ट है इनकम आ रही होती है, उसमें आप टैक्स लगाते हैं ना 40%। आपकी शायद देखा होगा आपने। एक होता है वो इनकम टैक्स आपका लग रहा होता है। कुछ और भी टैक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल गेन है, उस पर भी टैक्स होता है। अदर इनकम जो आप ऑब्टेन करे होते हैं उन पर भी टैक्सेस लग रहे होते हैं। इस पर्सपेक्टिव में ये बात यहाँ पे जानने की जरूरत ये है कि इनकम टैक्स पे तो टैक्स लगता ही है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, और आप उसे इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट भी करते हैं। जो डिविडेंड्स होते हैं, डिविडेंड्स पे टैक्स नहीं लगता, ये बात याद रखने वाली है। कैपिटल गेन्स पे टैक्स होता है और उसकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं, हमने उसको अप्लाई नहीं करना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है। इसके तीन मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन है, डबल डिक्लाइन मेथड है, और आपका एक एक्सेलरेटेड मेथड भी है, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड भी है। इसको ये नहीं देखना कि ये होता क्या है, ना आपने करना है इसको सॉल्व। इसको सिर्फ आप नॉलेज की हद तक आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या बेसिकली। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या वो न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये बेसिक सी इसमें बात। अच्छा, थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स का देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में दो तरह की मार्केट्स होती हैं। एक बोलते हैं इसको मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। एक इसकी भी काफी सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताने वाली है वो दो जरूरी है। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को देख रहे होते हैं, जिनकी लिक्विडिटी जो शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लेस देन 1 ईयर, जिनकी जो कैपिटल मार्केट्स होती है उनमें जो आप सिक्योरिटीज ट्रेड कर रहे होते हैं वो लॉन्ग टर्म होती है, मतलब मोर देन 2-3 इयर्स इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मनी मार्केट की बात करूँ तो जैसे गवर्नमेंट के टी-बिल्स हैं 6 मंथ के, इस किस्म की मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं, तो ये मनी मार्केट में ट्रेड होती हैं। और जो आपकी कैपिटल मार्केट है उसमें आपकी लॉन्ग टर्म आ रही होती है। लॉन्ग टर्म फॉर एग्जांपल जैसे मोर देन 2 इयर्स या ग्रेटर देन 1 ईयर, वो लेस देन 1 ईयर है, ये ग्रेटर देन 1 ईयर। जो भी सारी बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स नॉर्मली जो है वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के होते हैं। तो ये चीज़ है। जहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी की बात है, तो प्राइमरी मार्केट अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या है, तो प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट जहाँ पे आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई सिक्योरिटी आप इशू करें। आईपीओ होते हैं, जब भी कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने नई कंपनी बनाई है और मैंने पहली दफा फंड्स रेज करने हैं, तो मैं आईपीओ इशू करूंगी। तो आईपीओ जब आप इशू कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये प्राइमरी, हमेशा प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं। सेकेंडरी मार्केट जो होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे आपके जो ट्रेड शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर द फर्स्ट टाइम जब एक दफा इशू कर दिया, उसके बाद जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो सेकेंडरी मार्केट में हो रही होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकली कोई अलग अलग मार्केट्स हों। जैसे आप पीएसएक्स में तो आपको पता है कि इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पूरी एक टेंजिबल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में मौजूद है। तो ये जो कैटेगराइजेशन प्राइमरी और सेकेंडरी की हो रही होती है, ये फिजिकली इस तरह से नहीं हो रही होती। स्टॉक मार्केट में ही पहली दफा कंपनी ये रजिस्टर करती है कि उन्होंने शेयर इशू करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट की हद तक कैटेगराइजेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो ये हो इधर ही रहा होता है, मतलब स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें हो रही होती है।
थोड़ी सी चीज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की देख लेते हैं कॉन्सेप्ट की हद तक कि इसमें क्या है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो आपको फैसिलिटेट, बेसिकली फैसिलिटेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दो चीजें आ जाती हैं, इसमें एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं और इसमें इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आपका जो लेंडर और डिपॉजिटर है उसको ब्रिज करे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेंडर्स जो है वो लेंड करे होते हैं और एट अ सर्टेन मार्जिन, और डिपॉजिटर जो है उनको पे करे होते हैं, तो बेसिकली ब्रिज करे होते हैं इसको फंडिंग का। तो ये इसमें बात है, इंटरमीडिएशन करे होते हैं, तो ये इसमें चीज़ है। और इंश्योरेंस कंपनी की जहाँ तक बात है उसमें वो ऑब्वियसली दो तरह की होती है, जैसे और आपको जो आपको रिस्क है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर लाइफ और से रिलेटेड है, जो एसेट्स हैं उससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जैसे कार इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। बेसिकली आपको रिस्क आपका मिनिमाइज कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे ये लोग अपना मार्जिन रख रहे होते हैं। दोनों केसेस में आपको ये फैसिलिटेट करे होते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के केस में, इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट, वो आपको सपोर्ट करते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में जिन लोगों के पास पैसा कम है उनसे लेते हैं, मतलब उनको दे देते हैं, और जिनके पास ज्यादा है उनसे पैसा लेके ले लेते हैं। तो ये इस किस्म की जो इंटरमीडिएशन वाली सर्विसेज प्रोवाइड करना है उसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं, जो आपको बेसिकली सपोर्ट करे होते हैं। ठीक है, ये इसमें बात है। और इतनी ही इस हद तक ही आपको ये चीजें जानने की जरूरत है, इसमें इतनी इन डेप्थ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो चीजें हैं ये हमें हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी यूएस में क्या हो रहा है ये तो हमारे हमारे लिए कोई उसकी चीज नहीं है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन की या यूजफुल उस तरह से नहीं है। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको इस थ्योरेटिकल डिस्कशन को क्लोज करते हैं। आखिरी पॉइंट है ये, इसमें सबसे पहली चीज़ है एलोकेशन ऑफ फंड्स। ये जो पॉइंट है एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड इंटरेस्ट रेट, इसमें जो बातें याद रखने वाली हैं वो ये पॉइंट बेसिकली आपको बता क्या रहा है। इस पॉइंट के मुताबिक whenever you are allocating your funds, आपको याद है हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमने डिसीजंस लेने होते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, आपने फाइनेंसिंग डिसीजन लेने हैं। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि आपने फंड्स को पार्क कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा इसमें यहाँ इन्वेस्ट किया जाए, यहाँ पर इन्वेस्ट ना किया जाए, तो एलोकेट जब आप कर रहे हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज है और आप ये सोच रहे हैं कि 2 लाख इस सिक्योरिटी में लगा दें, 2 लाख इस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, या 2 लाख इस जगह इन्वेस्ट कर दें। इस ये बोल रहे हैं बेसिकली आप पार्किंग ऑफ फंड्स, ये दिस इज बेसिकली एलोकेशन ऑफ फंड्स। डिफरेंट आप अपना एक बकेट बना रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। इस केस में जब आप एलोकेशन कर रहे हैं फंड्स की, और आपने ओबियसली आप जब मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो ओबियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे उसका रिटर्न मिलेगा, कोई परसेंटेज मुझे मिलेगी, इंटरेस्ट आई विल गेट। उस केस में जब आप ये काम कर रहे हो तो आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मुझे प्लीज बीच में बता देना, क्योंकि मैं तो ये आई विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। ठीक है, ठीक जा रहे हैं? यस मैम। अच्छा, ओके। तो ये इसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड इंटरेस्ट रेट में हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं और आपने ध्यान में रखने हैं व्हेन यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपने जब कर रहे हैं डिसाइड तो आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज एक दो कंपनीज हैं, ए कंपनी है, कंपनी बी है। उस कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री ऑफ जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो क्या है, क्या ये अपना जो क्रेडिट है ये टाइम पे करते हैं। ऐसा तो नहीं कि इनकी जो किसी कुछ प्रीवियस ईयर्स में इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो। अभी हमें कैसे पता चलता है, ये हमें क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है। डिफरेंट कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज है, ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं। फॉर एग्जांपल जेएस बैंक है, उसकी रेटिंग है ट्रिपल ए, एक बैंक है उसकी रेटिंग है डबल ए। तो इन दोनों में क्या फर्क है, जो जेएस बैंक जिसकी रेटिंग ट्रिपल ए है वो दैट इज मच बेटर देन एज कम्पेयर टू द अदर बैंक जिसकी रेटिंग डबल ए। इससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कंपनी कम स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट रिस्क बात करूं तो जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसका डिफॉल्ट रिस्क कम होगा, यानी कि उसके चांसेस ऑफ डिफॉल्टिंग या बिकमिंग बैंकक्रप्ट वो कम होंगे। ऐसा नहीं, मुझे ये डर नहीं होगा कि मेरा पैसा कल को डूब जाएगा अगर मैंने इस रेटिंग में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे उसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा हुआ कि एक थर्ड इंडिपेंडेंट कंपनी ने जो इवैल्यूएट करती है उस कंपनी को, उसने ये रेटिंग दी है कि ये कंपनी के जो असाजात हैं, जो उसकी हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री, ये ठीक है, ये मतलब क्रेडिबल है। तो इस बेसिस पे हमें देखना होता है कि जब मैं इन्वेस्ट करने जा रही हूँ तो मेरे सामने दो सिक्योरिटीज हैं, तो उनका डिफॉल्ट रिस्क क्या है उसको भी मद्देनजर रखना जरूरी है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें ये बात है।
फिर दूसरा जो इसमें पॉइंट है दैट इज मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी से मुराद है, मार्केटेबिलिटी का दूसरा जो वर्ड है वो लिक्विडिटी भी है। ये आप अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी नजर आती है और करंट एसेट के हेड में नजर आती है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी आप चीज़ों में जो मार्केटेबिलिटी देखें कि कल को अगर आपने उसको कैश में लिक्विडेट करना है तो ऐसा ना हो कि आपको इंतजार करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉन्ड है तो 5 साल बाद उसकी मैच्योरिटी है, तो वो इसका मतलब है कि वो लेस लिक्विड है। अगर एक सिक्योरिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 10 साल बाद आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, तो उसका मतलब है कि वो हाईली इनलिक्विड है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटी होगी जिसको आप फॉरन से कन्वर्ट कर सकें कैश में। देखो इसका जो नंबर होता है, अगर बैलेंस शीट में देखो करंट एसेट में, तो ये तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आपका कैश एंड बैंक बैलेंस होता है, दूसरे नंबर पे आपकी रिसीवेबल्स होते हैं, तीसरे नंबर पे आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। थर्ड इन रो होती है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी कि आप रिसीवेबल्स होते हैं वो आप उसको आप मोर लिक्विड कंसीडर करते हैं एज कम्पेयर टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो बेसिकली इसमें बताने का मकसद ये है कि जिन सिक्योरिटीज में आप जो इन्वेस्ट करें उसमें आप ये देख लें कि किस प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए आप पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसको आप ड्यूरिंग द टाइम उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी में। अगर आपको खुद कैश की जरूरत पड़ जाए, लेट्स सपोज अगर कोई ऐसी कंटीजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो क्या आप उसे फौरन कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या नहीं कर सकते, इस चीज़ को भी देखना पड़ जाता है। क्योंकि जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं और आपको इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़ती है तो समटाइम्स फौरन कैश अवेलेबल नहीं होता। बैंक्स की भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उनसे लोन लेने की, या किसी भी क्रेडिटर्स के पास भी जो आपके फंड प्रोवाइडर्स हैं लेट्स सपोज, तो उनकी भी ऐसा नहीं होता कि आपको फौरन से वो कैश देते। इट टेक्स टाइम कुछ प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में। उसके बाद नेक्स्ट देखो मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी की जो बात है इसमें आती है जो टर्म है बेसिकली। फॉर एग्जांपल जो आपने जिस इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, 3 महीने है, 5 महीने है, 6 महीने, ये ड्यूरेशन मैटर कर रही होती है। तो उसमें ये देखो इसके हिसाब पर अब ये जहाँ पे मैच्योरिटी की बात आती है वहाँ पे इन्होंने टर्म इस्तेमाल की है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट और यील्ड कर्व की जो बात की है, बेसिकली यील्ड जो इज अ ग्राफिकल डिपिक्शन, और टर्म स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि 3 महीने का अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ 3 महीने की किसी सिक्योरिटी में या बॉन्ड, मतलब बॉन्ड तो खैर लॉन्ग टर्म होता है, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हूँ 3 महीने, तो 3 महीने में मुझे क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 5 महीने में अगर करूँ तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा, साल के लिए करूँ तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा। ये बेसिकली टर्म स्ट्रक्चर है उसका कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, इसको बोलते हैं कि आप टर्म स्ट्रक्चर है आपका। इसी को अगर इसी रिलेशनशिप को जो मैंने आपको बताया कि आपका टाइम पीरियड यानी कि मैच्योरिटी और आपका जो रिटर्न है, इसी को अगर आप प्लॉट कर दें तो उसे आप यील्ड कर्व कहते हैं। तो ये इसमें बात है। फिर दूसरी चीज, एक पॉइंट और इसमें आपने देखना होता है टैक्सेबिलिटी। ये आपने देखना है कि आप जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल उसमें जो टैक्सेस हैं वो उसका क्या सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स सपोज किसी कैटेगरी, मतलब आपने ये देखना है कि जो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है वो उसका क्या सिनेरियो है, वो भी डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, नॉर्मली तो इनकम टैक्स पे सेम ही परसेंटेज लग रही होती है, लेकिन स्टिल ये मैटर कर होता है। यहाँ पे चूंकि यूएस की बुक है, यूएस के पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टिल टैक्स कंसिडर करना जरूरी होता है कि लेट्स सपोज अगर किसी स्पेसिफिक आप उसमें जाते हैं कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो वहाँ के मैकेनिक्स और टैक्सेबल जो चीज़ें हैं वो टैक्स रिलेटेड उनको आपको कंसिडरेशन में रखना जरूरी है। इस केस में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मतलब डिफरेंट जो कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं, इनको भी आपने कंसिडरेशन में रखना है। यूनिफॉर्म सिस्टम टैक्स का नहीं है कि एक ही रेट लगेगा। इनकम टैक्स पे जितनी मर्जी आप इन्वेस्टमेंट कर लें टोटल फिगर पे 1% नहीं लगेगी, हर कैटेगरी वाइज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जिस पर्सपेक्टिव में आप, जिस प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यूएस में नॉर्मली ये होता है कि जो म्यूनिसिपल या जैसे स्टेट लेवल पे जो आप करते हैं ना इन्वेस्टमेंट, उस पर टैक्स नहीं होता, वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा म्यूनिसिपल लेवल से नेशनल लेवल पे चले जाए तो फिर टैक्सेस के डिफरेंट होते हैं, टैक्स परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बात की हुई है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव में सिर्फ ये माइंड में रखना जरूरी है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। बस यहाँ तक, ऐसा ना हो कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट टैक्स रेट हो, इस चीज़ को बस ध्यान में रखना जरूरी है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शंस फीचर्स। ऑप्शन फीचर से मुराद ये है कि लेट्स सपोज मैंने लॉन्ग टर्म जो किसी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या मुझे बॉन्ड ये नॉर्मली ये होता है कि जब आप बॉन्ड को आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप उसको बीच में ब्रेक करते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, दैट इज अ कॉस्ट, एक एक्सपेंस है ना कंपनी के लिए।
तो कंपनीज नॉर्मली अवॉइड करती हैं और उसे मेच्योरिटी पे वो उसको आप प्रिंसिपल आपको वापस मिलता है और आपको जो इंटरेस्ट होता है वो पूरा होता है। तो ये ऑप्शन पीरियड में ये बताया है कि क्या आपके लिए प्रेफरेबल ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है कि जो आपको ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया है या आप उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा फीजिबल है, या आप मतलब कर सकते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना जो कि आपको 5 साल बाद आगे रिटर्न देंगे। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और बॉन्ड्स में क्या फर्क होता है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल जैसे 5 साल से पहले पहले अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ उसे कॉमन शेयर्स में, कॉमन स्टॉक में या कैश में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो इसको बोलते हैं कि कन्वर्टेबल बॉन्ड है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स गिव यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी ना। तो ये भी चीज देखने की जरूरत है कि जिस इन्वेस्टमेंट में जिस तरफ आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें किस किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे अब एक तरीका ये होता है कि नॉर्मली अगर आप हेजिंग की तरफ जाएं तो उसमें कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में मौजूद है, इसका मतलब है कि अगर तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप उसे टाइम से पहले कॉल कर सकते हैं या टाइम से पहले आप उसे सेल कर सकते हैं। कॉल जो ऑप्शन होता है उसका मतलब होता है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। तो अगर ये फीचर्स आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में मौजूद हैं तो ऑब्वियसली दैट विल ऐड मोर वैल्यू, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आखिरी जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि जो फॉर एग्जांपल ये आप टाइम वैल्यू में भी देखेंगे कि आज आपने अगर कोई चीज़ ली है तो वो आपको कल में उससे ज़्यादा पैसे में उतनी चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ भी मैटर करी होती है। ये ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइसेस है, जो जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसका भी आपने माइंड रखना होता है। इसकी परसेंटेज होती है, यही रियल इंटरेस्ट रेट को नॉमिनल में फर्क करने में मजबूर करती है। मतलब जैसे रियल इंटरेस्ट रेट में अगर आप इन्फ्लेशन के परसेंटेज ऐड कर दें तो वो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बन जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन वाली परसेंटेज होती है ये भी आपने कंसीडर करनी होती है व्हाइल यू आर एलोकेटिंग योर फंड्स एंड व्हाइल यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो आपने इस फैक्टर को भी इंकॉर्पोरेट करना होता है। तो ये बेसिक इसमें बातें हैं सारी की सारी। जहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दो। तो फिर हम बस डिस्कशन जो थ्योरेटिकल करनी थी वो यहीं तक करनी थी। और ये जो जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं ये इतनी ही अगर आप अंडरस्टैंड कर लें और ये इसको आप कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट कर दें तो बस दैट इतना ही चाहिए। अगर इसको मजीद फर्दर डेप्थ में स्टडी करना है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इररिलेवेंट चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हमने की पॉइंट्स डिस्कस की हैं इनको थोड़ा डीप इस बुक में स्टडी कर लेना जो जहाँ जहाँ आपको ये नजर आए, एंड दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो मसला है तो बताओ। ठीक है मैम, ये एक टॉपिक है नहीं क्या इसका, बिहेवियर ऑफ डील्स ऑन इसमें कॉर्पोरेट बेसिकली ना ये सिक्योरिटीज। कलेक्टिव है। मतलब ये इसमें जो ये चीजें उन्होंने बताई हैं ये ओवरऑल मतलब जैसे देखो इसमें जो डिफॉल्ट रिस्क है, मार्केटेबिलिटी है, मेच्योरिटी, टैक्सेबिलिटी, ये ओवरऑल उन्होंने बताया कि मतलब कोई भी एक सिक्योरिटी आप ले फॉर एग्जांपल जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है तो ये किस फैक्टर्स डिफरेंटली ऑपरेट करे होते हैं, हर सिक्योरिटी को डिफरेंटली इफेक्ट करे होते हैं। तो ये क्योंकि ये ओवरऑल है कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है तो डिफरेंट सिक्योरिटीज बिहेव डिफरेंटली कीपिंग इन यू ऑल दीज फैक्टर्स। ये दिस इज द पॉइंट जो ये बताया गया है। तो ये बात है। ये कोई इस तरह से स्पेसिफिक अलग से जैसे अब देखो इन्फ्लेशन का तो पॉइंट है कि ऑप्शन फीचर्स में एक अलग पॉइंट है, टैक्सेबिलिटी दिस इज द पॉइंट, एक फैक्टर है जो अफेक्ट करे आपके डिसीजन को। इसमें उन्होंने एक जनरल बात बताई है कि डिफरेंसेस इन डिफॉल्ट रेट, मार्केटेबिलिटी, मैच्योरिटी, टैक्सेबिलिटी, ऑप्शन फीचर, ये डिफरेंट जो भी हम पीछे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ये एक सिक्योरिटी को दूसरी सिक्योरिटी या एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक से जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ बना देते हैं। तो ये इसमें बात है। फिर डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर्स भी होते हैं तो ये इसकी वजह से आपकी यील्ड्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल बात है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट या ऐसा नहीं है कि जिसको हम अलग से डिस्कस एज अ पॉइंट या एज अ फैक्टर हम लेके डिस्कस करें। तो ये एक ओवरऑल सी बात थी, कंक्लूजन बेसिकली मुझे लगा तो इसलिए इसको मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको ये जो चीज़ें हैं ये जो पॉइंट्स हैं इसको जितना हमने डिस्कस किया है इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। ये जितने पॉइंट जहाँ जहाँ हमने डिस्कस किए हैं, कवर किए हैं, इनको नोट कर लो। इसको थोड़ा डीपली पढ़ भी लेना जो इस किताब में लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस की हो तो मुझे बताना, हम उसको दोबारा उससे बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ अभी हमने इस बुक से जो ये डिस्कस करनी थी चीज़ें वो यही मतलब करनी थी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर करती हूँ। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसको आप देखें। उसमें थोड़ी सी बात करते हैं। सिर्फ अभी हम जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कवर करते हैं उसको आप देखें। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको आप देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और फिर हम इसको नेक्स्ट में जब आप आएँ तो मुझे बताइएगा कि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आप मुझे बताएं।
फिर हम उस पर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम एनुटी, परपेचुइटी और इस किस्म की चीज़ें भी देखेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है आपको फ्यूचर वैल्यू और टाइम वैल्यू मनी से, ठीक है, बिकॉज वो दैट इज अ की थिंग ना। ये तो आपकी बेस बनानी थी, कुछ चीज़ों का आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन एक प्री डिस्कशन थी, एक वार्म अप था जो हमने किया। बेसिक चीज़ तो इसमें ये है ना कि आपको प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू का, एनुटी का, परपेचुइटी का पता होना चाहिए, आपको कैपिटल बजटिंग आनी चाहिए, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, आपको डिविडेंड का पता होना चाहिए, रिस्क एंड रिटर्न का पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसने पढ़ी हो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम टाइम जो लगाएंगे, एक सेशन में फुल रखेंगे कैपिटल बजटिंग पे, ताकि एक क्वेश्चन हम ऐसा करें जिसमें जितनी भी टेक्निक्स हैं वो हम सारी कॉन्सेप्चुअली कवर हो जाए। फिर आगे सामने जो भी सवाल आएगा ना, वो आपने उसको उसी तरह करना होता है, क्योंकि देखो टेक्निक तो एक ही है ना। आपको पता है कि दिस इज अ फॉर्मूला, मुझे ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। अब आपने ये डिफरेंस करना है कि ये जज करना है बेसिकली कि ये जो मैं सवाल मेरे सामने आया है ये है किस चीज़ का, ये प्रेजेंट वैल्यू का है, फ्यूचर वैल्यू का है, एनुटी का है, परपेचुइटी का है। ये चीज़ अगर आप डिसाइड कर जाते हैं तो बाकी आगे तो कोई काम नहीं है, आगे तो सिर्फ फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट की हैं, दैट्स इट। बेसिक जो चीज़ है ना वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस रखें। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको ये पता है कि मैंने ये जो एनपीवी कैसे निकालनी है, तो फिर आपके सामने कोई भी कैश फ्लोज आपको दे दिए जाए, आपको कोई भी डेटा दे दिया जाए, तो आप इजीली कर सकती हैं। ये अप्रोच रखनी है, बजाय इसके कि अगर क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे कि हम एक पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करें फिर हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें, तो हर सवाल आपको कंफ्यूज कर देगा। तो पहले कॉन्सेप्ट करके देन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अभी तक तो मेरी यही, आगे चलते हैं, देखते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि अगर ये ठीक नहीं है तो फिर हम उसको स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे। ये जो मैंने नोट्स देखे हैं ना, ये वाले जो टाइम वाली स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम, हो रही है। ये जो नोट्स है ना, दे आर वेरी प्रिसाइज एंड दे आर वेरी यूजफुल, मतलब आपको आसानी से कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। और ये देखो, हमें अननेसेसरी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा मैं देखूंगी अगर इसमें कोई डिफरेंट ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ जो मैंने मिस किया हुआ, तो मैं फिर उसको नेक्स्ट में कवर करूँगी। अभी देखते हैं इसका ये है क्या। और ये भी तो देखना है कि अब ऑनलाइन कर रहे हैं ये, ऑनलाइन में कैसा ये होता है, कैसा जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली आपको ये देखो, दो इसमें कॉन्सेप्ट हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, एक फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो अब एक टाइम लाइन देखते हैं कि जिसमें आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर मेरे पास 1000 रुपये, अगर मैंने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि अगर आज अगर मेरे पास 1000 रुपये है, तो आज से 2 साल बाद या 3 साल के बाद ये इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि आज अगर 1000 रुपये से मैं 1 किलो चावल खरीद सकती हूँ, तो क्या 3 साल बाद भी मैं उतने पैसों से उतनी चीज़ खरीद सकती हूँ। ये बेसिकली टाइम वैल्यू मनी है कि आप ये देखते हैं कि क्या वो उसकी जो यूटिलिटी है उस अमाउंट की, वो क्या क्या बनेगी इन एक्चुअल टर्म्स। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जब जो 1000 रुपये हैं आज के, या तो उसकी फ्यूचर में वैल्यू कम हुई होगी या ज़्यादा हुई होगी। वो डिपेंड करता है उस डिस्काउंट रेट पे जो आप यूज़ करते हैं। वो भी आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि अगर वो डिस्काउंट रेट, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा या उसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, आपको दे दिया जाता है, उसकी वजह से या तो फ्यूचर वैल्यू आपकी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उसकी, अगर आपको ये पता है कि आज की जो मुझे अमाउंट मिल रही है और मैं उसको 3 साल तक इन्वेस्ट किए रखूंगी और मेरी बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही, और 3 साल बाद भी अगर मुझे 1000 रुपये मिलते हैं या उससे कम पैसे मिलते हैं, तो फिर मुझे आज अपनी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेयर करने का क्या फ़ायदा। तो इस बेसिस पे आप अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं और आप डिसीजन लेते हैं कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और आज की इन्वेस्टमेंट मेरी इतनी है और फ्यूचर में मुझे उससे ज़्यादा मिल रही है, तो देन ही आपके लिए फिजिबल है। उसी बेसिस पे फिर आपके लिए वो ये फ़ायदा होता है कि आप देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। ये बात है बेसिकली। अब ये देखो, जैसे मैम ये इलस्ट्रेशन रिपीट कर दी, मेरा नेट इशू हो गया था, हम समझ नहीं आया। देखो, मैं ये बता रही थी कि आज अगर लेट्स सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट, अभी हम ये चीज़ें देखते हैं ना मुझे कि फाइनेंशियल मैनेजर का काम है इन्वेस्टमेंट करना। आज अगर मेरे पास लेट्स सपोज 1000 रुपये हैं, मैंने उसको इन्वेस्ट करना है फॉर 3 ईयर्स लेट्स सपोज, और मुझे उन्होंने कहा कि ये आपको डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट है, ये आपको मिलेगा 3 साल बाद, आपको इस पे जो है वो 3 साल तक के लिए आप इन्वेस्ट करें और आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मैं इसको जब इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अगर मुझे लेट्स सपोज 3 साल बाद मुझे पता चलता है कि उसकी वैल्यू तो ओवरऑल तो मुझे मिली, लेकिन उसकी वैल्यू कम है लेट्स सपोज, तो उसका मुझे क्या फ़ायदा कि अगर मुझे इंटरेस्ट रेट ही मिल रहा है। आज की अगर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उस, और 3 साल बाद अगर उस इन्वेस्टमेंट से मैं वो चीज़ें नहीं खरीद सकती या उसका मुझे उतनी यूटिलिटी नहीं है जितनी मुझे आज है, तो इसको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है।
इसलिए हम ये देखते हैं पहले कि आज अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैं इसे 3 साल के लिए बाउंड करने जा रही हूँ, तो उसका क्या वो है। एक गिव मी अ सेकंड। ये हम बेसिकली देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ये कि अगर लेट्स सपोज आज इस की फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चेक करनी है और मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के जो कैश फ्लोज थे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताए गए हैं 1000 रुपये, तो उसकी आज क्या वैल्यू है, आज उस मतलब उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है। इसको एग्जांपल से करते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। इलस्ट्रेशन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 1000 टुडे। अगर आज इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप आपका आउटफ्लो है, आप पैसे लगा रहे हैं, ये 1000 इज प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, विल रिटर्न अ स्ट्रीम ऑफ कैश पेमेंट्स इनफ्लोज 300 पर ईयर आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि आपने आज इन्वेस्ट किए $1000, आपको हर साल $300 मिलेगा अगले 5 सालों तक। ठीक है, अब आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो टाइमलाइन में 1000 इज योर प्रेजेंट वैल्यू, आपने इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपका आउटफ्लो है और हर साल उन्होंने बताया कि अगले 5 साल तक आपको $300 जो है वो आपको इनफ्लो मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको देखो एन पता है कि एन इज 5 ईयर्स हैं, 5 साल बाद आप 5 साल तक आपको ये स्ट्रीम मिल रही है $300 की। इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी 1000 है। अब आपने इसमें ये देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, उसकी बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं आगे और भी इसकी जो थोड़ी डिस्कशन है उसको करके फिर इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा क्लियर होंगे अच्छी तरह। थोड़ी सी इसकी डिस्कशन देख लेते हैं पहले। अच्छा, अब देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिस्काउंट रेट या उसको आप इंटरेस्ट रेट को जो इसकी दूसरी टर्म ये भी इस्तेमाल होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑफर किया जा रहा है आपको मार्केट में जो अवेलेबल है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आपकी इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्ट है और आपका जो रिटर्न मिल रहा है दे आर बोथ बैलेंस्ड, मतलब दोनों बराबर है जी, कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा उस इंटरेस्ट से। डिस्काउंट रेट का मतलब ये होता है वो इंटरेस्ट रेट जो आपको ऑफर किया जा रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जो आपने करना है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि मैं अपनी करंट कंजम्पशन को, यानी कि जो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1000 रुपये है, मैं उसको अभी भी चाहूँ तो खर्च कर सकती हूँ, लेकिन मैं खर्च करने की बजाय उसको इन्वेस्ट कर देती हूँ अगले 2 साल के लिए कि उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट रेट मिला के कुछ अमाउंट मिल जाएगी। तो ये आप बेसिकली कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर आज मैं अपनी जो डिज़ायर है ऑफ स्पेंडिंग मनी उसको मैं विद होल्ड करती हूँ और मैं उसको इन्वेस्ट कर देती हूँ पैसे को, तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी क्या है जो कि मुझे उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि अगर मैं उसे आज ही स्पेंड कर लेती तो मुझे ना मिलता। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो जो इन्वेस्टर चाहता है, डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट भी इसको कहते हैं जो आपको मार्केट ऑफर कर रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि मेरी करंट कंजम्पशन है जिसको मैं फॉरगो कर रही हूँ और उसके बदले में मैं 1 साल के बाद 1 साल तक वेट करूँगी और मुझे बदले में कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होता है, ये पहले भी एक चीज डिस्कस की कि इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल नहीं होता, क्योंकि देखो मार्केट में ये तो चीज है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका आप देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देख रहे हैं अपनी, आप इसके अलावा जो डिस्काउंट रेट आपको मार्केट ऑफर करी है वो भी देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन फैक्टर भी तो मैटर कर रहा होता है। तो रियल रिस्क फ्री रेट वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन फैक्टर इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया होता। जो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट होता है उसमें आपने इन्फ्लेशन का रेट भी शामिल करते हैं, तो फिर आपका नॉमिनल रिस्क फ्री रेट होता है। तो ये बेसिकली थोड़ी सी चीजें। डिफॉल्ट रिस्क हमने पहले भी डिस्कस किया, ये वो है कि बोरोवर लेट्स सपोज अगर पैसे वापस नहीं कर पाता आपसे आपको, तो उसका उसकी परसेंटेज भी आप ऐड करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट में, डिस्काउंट रेट में। फिर इसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप कर रहे हैं वो आप उसे फॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू कैश, तो इसका मतलब ये है कि वो परसेंटेज भी आप थोड़ी ऐड करेंगे। मैच्योरिटी रिस्क ये है कि लेट्स सपोज अगर आपने किसी लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया या ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया जो कि बहुत वॉलेटाइल है, यानी कि जिसके इंटरेस्ट रेट वो एकदम बढ़ जाते हैं और एकदम कम हो जाते हैं, तो इसका भी आप एक परसेंटेज इसमें ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके एक डिस्काउंट रेट बनता है, एक इंटरेस्ट रेट बनाया जाता है।
और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर वही है जो डिस्काउंट रेट भी है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है एक इन्वेस्टर, और फिर वो एक उस चीज़ पे एग्री करता है। फिर वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कंपेयर करता है कि लेट्स सपोज अगर मैं आज 1000 रुपये अगर मैं फॉरगो कर रहा हूँ अपनी स्पेंडिंग, तो मुझे फ्यूचर में इसके बदले कितने पैसे मिलेंगे, और वो क्या वो फिजिबल है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना या नहीं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। फिर एक इसमें कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एनुअल रेट का भी है। इफेक्टिव एनुअल रेट में क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है वो मतलब एक कंपाउंड इफेक्ट आप देख रहे होते हैं। एक तो आप अभी जो आप कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, वो हर साल की अलग अलग करेंगे, तो ये एक कंपाउंड एक कैलकुलेशन है जिसमें आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल जो है वो डिफरेंट कंपाउंडिंग पीरियड्स को क्लब करके एक फाइनल आपके पास फिगर आ जाती है कि कितना आपने अर्न किया है, कितना किया है, रिटर्न आपको कितना मिला है। इसकी कुछ उस पर कैलकुलेशंस पे आते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या है। जो इफेक्टिव एनुअल रेट से पहले इसकी देखने दो मुझे। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो इफेक्टिव एनुअल रेट है इसका जो फॉर्मूला है वहाँ पर ये दिया हुआ, इसको आप देखिए। पीरियोडिक रेट है, एम आपका जो आपको बताया गया है, ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं। पर ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर पिछले एग्जांपल अगर देखें तो उसमें आपको 5 साल बताया गया। पीरियोडिक रेट में आपका डिस्काउंट रेट आएगा, तो ये अगर आप इसको लगाते हैं तो आप फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से देखते हैं, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न जो रिटर्न है वो उसका जो रेट है वो 12% है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली इसका मतलब आपके एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं, तो 12%। वहाँ पे आप देंगे 12%, नंबर ऑफ ईयर्स देंगे आप, देखो चूंकि ये क्वार्टर्स है इसलिए इससे उसको क्वार्टर में डिवाइड किए। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल था, और आपको उसने जो सवाल में कहा है वो क्वार्टरली कहा है, इसकी वजह से आपने इसको 4 से डिवाइड किया, और यहाँ पर आपका ये जो इंटरेस्ट रेट आया इसको आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो वही 1 + 0.03 एंड रेज़ टू पावर 4 बेसिकली ये क्वार्टर के टर्म में इसको लिया हुआ है। तो ये 12.55% आपका ये क्वार्टरली आपको बता रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अगर एनुअल रिटर्न जो स्टेटेड एनुअल रेट इंटरेस्ट जो है आपका एनुअल डिस्काउंट रेट एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका 12% है, और कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली, तो फिर आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो वो 12.55% होगा, जो कि इससे ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो 12% डिवाइड बाई 4 किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपसे क्वार्टरली कंपाउंडिंग का कहा है उन्होंने, तो इस वजह से ये 12/4 है। और सेम गोज विद दैट, ये जो पीरियड है ये भी उन्होंने क्वार्टरली इसी वजह से लिया। ये बात है। ये जो चीज़ होती है कि क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है, डेली है, मंथली है, इसका आपने ध्यान रखना होता है। अगर सेमी एनुअली है इसका मतलब है कि ट्वाइस a ईयर, क्वार्टरली है तो इसका मतलब है 4 टाइम्स a ईयर, अगर मंथली है तो इसका मतलब है 12 मंथ्स हैं तो 12 पीरियड है, अगर डेली कंपाउंडिंग है इसका मतलब है कि 365 डे वाइज है, 365 लिए जाते हैं कैलेंडर डेज। तो ये बेसिकली इसमें बात है। उसके बाद ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, इसके बाद ये मंथली कंपाउंडिंग है, ये बेसिकली यही चीज़ है जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताई कि ये एम आपको इंटरेस्ट रेट दे दिया और आपको ये बता दिया कि इसको अपने कंपाउंडिंग करनी है। लेट्स सपोज अगर मंथली लिखा होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको 12/365 करते हैं, और यहाँ पे आप एम एम क्या है बेसिकली, एम इज अ पीरियोडिक रेट, ये एम इज अ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, तो वो 365 क्योंकि पर डे था, डेली था, तो 365 डेज हो जाते हैं। तो ये इसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पर ये किया है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये फिर मुझे बताइएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग में, मंथली कंपाउंडिंग, इससे ये सब वही चीज़ है, ठीक है। और इसका जो ये जो क्विज है इसको सॉल्व करना, ये देखो अब यहाँ पर इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ क्रेडिट कार्ड, जिसका जो एनुअल रेट उसने 18% दिया है, अब ये बाउंडेड है मंथली, इसको जरा करके देखो। समरा सुन रही है आप? यस मैम। इसको जरा करके देखो, ये इसका जो ये इंटरेस्ट रेट है इसको नोट करो, कंपाउंडेड मंथली है तो मैं अपने फॉर्मूले पे लेके जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। नोट कर लिया आपने? इंटरेस्ट रेट एनुअल देखें 18% है और कंपाउंडेड है मंथली,
ये नोट करें, फिर मैं इसको फॉर्मूला पे लेके जाती हूँ। मैं फॉर्मूला दिखाऊं? यस मैम, दिखाएं। ये देखो, ये अब 18% है, और उससे कहा है मंथली, मंथली का है ना उसने, या डेली का है? कंपाउंडेड मंथली है मैम, मंथली। मंथली। अच्छा, जी अब ये जी। 18% इंटरेस्ट रेट है, और उससे कहा है कंपाउंडेड मंथली। अब इसके फॉर्मूला पे जाते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर जब ये 18 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 18 डिवाइड बाय 12 होगा, बिकॉज 12 मंथ्स है ना ईयर। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा, बिकॉज ये उसने कहा है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, तो 12 मंथ्स है, तो 12 आएगा। तो ये आप इसको कैलकुलेट करें, फिर देखिए क्या आंसर आता है। तो मैं बताती हूँ आपको। और ये जो है कैलकुलेट हो गया आपके पास? कैलकुलेटर है या आप मोबाइल से कर रहे हैं?
हेलो, कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। 19.56%। ठीक है, इसको नोट करके रखो, इसको चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, अब ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो डेली कंपाउंडिंग है उसमें ग्रोथ रेट बताया है इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर 12%। इससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको इससे इसी क्लियर समझ में आएगी। देखो, John plans to invest $2,500 in an account that will earn 8% per year और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। इसमें करना बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ ये एक फिगर दे के आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कंफ्यूज करने की कोशिश इन्होंने की है और यहाँ पे 2 इयर्स का वर्ड ऐड करके। अब इसमें करना बिल्कुल वही है, ये है एनुअल। ये देखो, अगर यहाँ पे लिखा है ना क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो ये वही बात है, मतलब अफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है और उसी फॉर्मूला की बात हो रही है। अब इसमें करना देखो, चूंकि ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, इसका मतलब है 8/4 होगा। 8/4 और आपके पास 2% आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। अब आपने जब ये निकाल लिया, तो इसमें अब आपने करना ये है कि आपने जो ये फ्यूचर वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसने ये कहा है ना कि एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, यानी कि 2 साल खत्म होने के बाद, 2 साल बाद फ्यूचर वैल्यू ही आप निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू तो आज है ना, ये बेसिकली 2500 इज योर प्रेजेंट वैल्यू। आज ये वैल्यू है 2500। 2 साल बाद क्या होगी अगर 8% पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है पर ईयर, तो उस, अब देखो 2% तो आपने ये निकाला कि ये साल का है ना। अच्छा, अब इसने कहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ये जो n है बेसिकली ये 2 इयर्स है। तो यहाँ पे इसने 8 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 इयर्स में क्वार्टर है ना, हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 2 साल में इसका मतलब है 8 क्वार्टर्स होंगे। तो ये इसलिए उसने 8 लिखा है, इसलिए 8 है। और ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, पीवी, जो कि प्रेजेंट वैल्यू है, जो आज की वैल्यू है, इनटू 1 + i होल रेज़्ड टू पावर n। तो ये n आपको पता चल गया, क्वार्टरली कंपाउंडिंग फॉर 2 इयर्स वो 8 है। आपने जो एनुअल, ये जो बेसिकली, क्योंकि ये सारी चीज आपने क्वार्टर में की, ये जो उसने दिया था पर ईयर दिया था, इसको भी आपने क्वार्टर में कैलकुलेट किया तो 1.02 आया। ये इस तरह से आपने कैलकुलेट किया। ये भी क्वार्टर में है, नंबर ईयर्स भी क्वार्टर में आ गए। अब आपने जो ये कैलकुलेट की फ्यूचर वैल्यू, तो ये आपके पास आई। ये दिस इज द थिंग, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि आपकी जो EAR है, ये जो आपने कैलकुलेट की, इसमें एक ये इन्होंने ये फॉर्मूला इन्होंने डिफरेंट अपोजिट कर दिया, इसलिए मे बी क्योंकि आपके पास, देखो 1.02 ये भी क्वार्टरली आपने निकाला है। ईयर पर ईयर था 8%, आपने क्वार्टरली निकाला 1.02 हो गया। 2% था 1 + आई और होल रेज़्ड टू पावर m है, ये 4 क्वार्टर्स -1। अब ये 1 साल का है, ये 2 साल की बात उन्होंने की, ये इस पर्सपेक्टिव में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की। अगर आपने इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है तो वो आप साल के हिसाब से इस तरह निकालेंगे। ये वही है बिल्कुल, 1 + पीरियोडिक रेट होल रेज़्ड टू पावर m -1। ये वो फॉर्मूला है जो हमने इफेक्टिव एनुअल रेट का यहाँ पर देखा था। ये देखो, दिस वन, ठीक है। इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके आपको थोड़ा सा उन्होंने इसको डिफरेंट करने की कोशिश की। तो ये बात है बस सिंपल, कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा तो 8.24% पे, और जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ये 2500 है, उस पर अगर आप निकालेंगे तो ये सिंपल, अगर आप निकालें तो उस तरह से निकलेगा। लेकिन अगर आप इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकाल के देखेंगे तो फिर आपकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट आएगी। वो ये है, ये बात है बेसिकली। दो तरीकों से उन्होंने बता दिया कि जब अगर आपने निकाला इस तरह, दो तरीकों से, ये दोनों तरीके ठीक हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, इसको आप ये डायरेक्ट EAR का फॉर्मूला, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें और फिर आप जो है वो इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालें तो भी ठीक है। अगर आप ये तरीका कार करें कि जैसे अभी आपने पिछले सवाल में भी किया, तो भी ठीक है। ये दो तरीके बेसिकली इसमें बताए हुए हैं, दोनों तरीके ठीक है, उनसे सेम रिजल्ट आता है। तो आप कोई भी एक काम इसमें पिक कर सकते हैं। इसको देखते हुए अगर अब आप ये अगले सवाल पे आ जाए, जैसे ये है दिस वन। अब देखो, इसमें उन्होंने कहा है कि 1 ईयर है और डेली कंपाउंडिंग है, ठीक है। अब ये डेली कंपाउंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहले वाला तरीका फॉलो करूँ तो सबसे पहले मैं इसको करूंगी 12 बाय, डेली कंपाउंडिंग में 365 डेज है ना, मतलब साल में 365 डेज होते हैं। अगर ये मंथली होता तो जैसे भी आपने पिछले 12 से डिवाइड किया था इंटरेस्ट रेट को,
अब ये डेली है तो इसका मतलब आप 365 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका जो इसको हर सारे उसको डेली लेवल पे लेके आएंगे, 12 डिवाइड 365 करेंगे। अच्छा, इसने अब एक साल के लिए डिवाइड किया तो इसका मतलब है नंबर n जो होगा वो आपका वो भी 365 होगा। 5000 इज योर प्रेजेंट वैल्यू। अब इस फॉर्मूला में इस तरह से इसको जरा पहले सवाल को नोट करो, इस सवाल को नोट करो। डेली कंपाउंडिंग है, ग्रोथ आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 5000 है, जो इंटरेस्ट आपका है 12% है। फिर पीछे जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना। ये नोट करिए आप। ये इसकी ये क्वेश्चन नोट करें जरा। ये डेली कंपाउंडिंग है, प्रेजेंट वैल्यू इज 5000, इंटरेस्ट रेट जो है 1 ईयर 12%। तो फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। नोट कर लें तो मुझे बताइएगा। नोट कर लें ये जो हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं इस पे, इस मतलब ये जो अब देखो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने जो एनुअल दिया हुआ था उसको डेली के पे लेके आना है, ताकि इस तरह जिससे इसने क्वार्टरली सारा कैलकुलेट किया वो डेली पे हो जाए। तो अब जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको आप डिवाइड करेंगी, इसमें क्योंकि इसका क्वार्टरली था इसने फोर क्वार्टर से डिवाइड किया। आपका डेली है तो आपसे 365 से जो आपका इंटरेस्ट रेट आपने नोट किया है उसको आप 365 से डिवाइड करें तो फिर देखेंगे क्या परसेंटेज आती है। उसमें 1 ऐड करेंगी और यहाँ पे जो बेस जो पावर होगी n में वो 365 होगी। यहाँ पे आप लिखेंगी 5000। ये फॉर्मूला बेसिकली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, पीवी इंटू 1 प्लस आई होल रेज़्ड टू पावर n। ये कैलकुलेट करके बताएं। फिर से बताएं कैसे करना है। जैसे देखो अभी जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे क्या था, 12%। 12% था। 12 डिवाइड बाय 365। अब 365 से क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि ये 1 ईयर का है ना। नहीं क्योंकि ये डेली कंपाउंडिंग है। 1 ईयर हाँ तो यहाँ डेली। पे भी लिखा है कि ये एनुअल है, पर ईयर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपाउंडिंग कौन सी है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है या डेली है या मंथली है। तो चूंकि डेली कंपाउंडिंग थी तो डे वाइज डे इज इन अ ईयर, 365 डेज इन अ ईयर। तो हमने 12% डिवाइड बाय 365 करेंगे। परसेंटेज में देखो क्या आंसर आता है। 12 डिवाइड बाय 365 परसेंटेज में देखो क्या आंसर आता है। मोबाइल पे तो 0.00032 8%। इंटू 100 करो इसको, इंटू 100 परसेंटेज में लेके आओ ना इसको। तो 0.033 आएगा या 0.0328 आएगा, 0.033 कर लो। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट रेट डेली बेसिस पे जो आपने निकाला। अब ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये है पीवी 1 प्लस आई और होल रेज टू पावर एन। अब यहाँ पर वो जो वहां पर पीवी दी हुई थी वो लिखो 5000 थी। यहाँ पर देखो ये 1 प्लस 0.033 लिखो यहाँ पर, और होल रेज टू पावर 365। इसको सॉल्व करो। -1 नहीं आएगा। नहीं ये हम ये नहीं कर रहे, हम ये अभी ये कर रहे हैं। हमने ये बना हमारा 1.033 होल रेज टू पावर 8, 5000 इंटू 1.033 होल रेज टू पावर 365। इसको सॉल्व करो, इसको बताओ, देखो सॉल्व करके इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है।
आता भी है या नहीं आता। फिर तो ठीक है। देख लेते हैं इसको कि क्या है इसका, क्या इसमें इशू है। इसके देखते हैं कुछ के आंसर भी देंगे यहाँ पे। मेथड तुम ठीक फॉलो कर रहे हैं। ये देखो ऐसे ही कर रही हैं। 65 ये भी ठीक आ रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू भी ठीक लगा रहे हैं, ये आना चाहिए। पहला तो ठीक है, ठीक किया।
चाहिए वैसे तरीका का तो ठीक हो रहा है, पर मेथड भी ठीक फॉलो हो रहा है। दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं, ये जो VR जो दूसरा मेथड है। क्या इशू हो रहा है? आप आपकी कैलकुलेशन, आपका क्या आंसर आ रहा है? आपने किया ट्राई इसको? हेलो? जब आप इसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर में करते हैं ना, जब ये जो BA2+ जो उसका फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, उस पर अगर आप करें तो उस पर ठीक आंसर आता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जब आप इंसर्ट करते हैं ना वैल्यूज, तो उसमें आप PMT की वैल्यू भी डालते हैं। लेकिन चूंकि जब आप ये मैनुअल, मतलब ये जो रेगुलर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो आप यूज़ कर रहे हैं, या मोबाइल पे जो कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर जब आप वैल्यूज इनपुट करते हैं तो आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा। मतलब ये मेरे साथ तो ये हो रहा है कि आंसर नहीं ठीक आ रहा, और उसकी कोई इस तरह स्पेसिफिक रीजन भी समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये कि फॉर्मूला तो वही है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + i होल रेज़ टू 365, तो आंसर आना चाहिए। तो इसको मैं भी करके देखती हूँ, आप भी देखिएगा, शायद कैलकुलेशन में कोई चीज़ मिस ना करे हो, लेकिन तरीकाकार यही है। ये शायद इसलिए क्योंकि ये BA2+ वो जो उसका फाइनेंशियल कैलकुलेटर है उसको इस्तेमाल करें और PMT की वैल्यू आप 0 दें, तो फिर ये आंसर इसका एग्जैक्ट एक्यूरेटली आ जाता है। लेकिन जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये जो मैनुअल फार्मूला लगा के आप इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें, उससे शायद ये आंसर नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसका तरीकाकार यही है। ये सिर्फ कैलकुलेटर्स और ये जो कैलकुलेट करने की जो वैल्यूज है ना, उसका उसकी वजह से फर्क है। नॉर्मली जब आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, आप जब विजिट करेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जो ये न्यूमेरिकल वाला काम है हम कोशिश करेंगे कि कैंपस ही करें। तो जब आप आएंगी तो आई विल शो यू कि जब आप इसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे करते हैं, नॉर्मली जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है वो अलग है। ये जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं उससे, उस पर जब आप इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है PMT का। तो जब आप PMT की वैल्यू आप 0 दे देते हैं, ये इसमें प्रॉपर एक लाइन दी हुई होती है ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर में, जिसमें आपको कहते हैं कि टीवी
टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM का ये एक लाइन होती है, तो उसमें आपको सारी इंटरेस्ट रेट, एन की वैल्यू, PV फ्यूचर वैल्यू और एक PMT का भी ऑप्शन दिया होता है। उसको फिर आप अगर उसकी वैल्यू ना दी हो तो आप जीरो कर देते हैं। सिर्फ ये मैंने करके देखा है, सिर्फ ये फर्क है जिसके उसको PMT को जब मैं जीरो कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर एक्यूरेट आ जाता है, जो कि यहाँ पे इसने दिया हुआ है। लेकिन जब मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे करती हूँ, जो कि आप भी यूज करी होंगी या मोबाइल पे जो आप यूज करते हैं, तो इसमें कुछ इसमें आ रही है, मतलब मैनुअल में कुछ प्रॉब्लम है, मैनुअल में एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। तो मैं इसको करके देखती हूँ अपने एंड पे, अगर मुझे इसकी मैनुअल कैलकुलेटर पे इसकी समझ में आ गई कि इसकी क्या चीज़ ऐड करने की जरूरत है, क्या हम मिस कर रहे हैं, तो आई शेयर इट विद यू। अदरवाइज जो आपने तरीकाकार कर रहे हैं, जो फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया है और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हम कैसे कंपाउंडिंग, अगर क्वार्टरली हो तो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करके पहले आप इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करेंगे और आप उसी एन को भी क्वार्टर के हिसाब से होना चाहिए। अगर डेली है तो डेली में 365 डेज होते हैं, साल में 365 डेज है, एक साल है, 2 साल होगा तो 365 2 हो जाएगा। जैसे क्वार्टर 2 साल के थे तो 4 इंटू 2 कर दिया था, 8 हो गए थे। और मंथली है तो 12 मंथ्स इन अ ईयर है, सेमी एनुअली है तो 2 होते हैं ना, 2 हाफ्स होते हैं इन अ ईयर, 6 मंथ्स। तो इस तरह से ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, इसका जो फॉर्मूला है अपने माइंड में रखना है। तो जो भी सिचुएशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये सवाल आपके सामने अगर आता है पेपर में भी, तो आपने जो अपना मेथड है उसको ठीक रखना है। आंसर पे के को लेने सही लाने के चक्कर में अपना मेथड गलत नहीं करना। अगर आपका मेथड ठीक होगा तो दैट इज फाइन। ठीक है, अभी जो ये बीच में छोटी सी ग्लिच मुझे लग रही है, वो मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि इसमें क्या मसला आ रहा है, और मैं आपको इसको क्लियर भी कर दूंगी इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लास की क्या वजह थी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ठीक नहीं आ रहा आंसर, और ये जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है इस पे आपका आंसर ठीक आ रहा है। तो ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, तो आपको बता दूंगी। तो ये जो इस चीज को छोड़ के जो भी आखिरी मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, और कोई प्रॉब्लम या और कोई चीज जो इस इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन में और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन में विद इफेक्टिव एनुअल रेट आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, उस पर बात कर लेते हैं। बाकी जो ये आंसर जो ठीक लेके आने वाली बात है उसको भी छोड़ दें। हेलो, नो मैम, बस यही ठीक नहीं आ रहा था। तो मैंने देखो किया है, अभी मैंने आपको बताया भी है कि देयर टू टाइप्स ना। एक चीज फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, उसमें एक पीएमटी का ऑप्शन भी होता है, तो पीएमटी के ऑप्शन को आप जीरो मार्क कर देते हैं क्योंकि उसमें कोई आपको वैल्यू तो ऑब्वियसली दी नहीं हुई। तो जब वो करके देखें तो आंसर एक्यूरेट आ जाता है। और लेकिन जब मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया, जो आप भी यूज करी होंगी या मोबाइल पे अगर आप करें, तो फिर वो आंसर एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आता, जो जैसे कि इसने ऑप्शन में एमसीक्यूज में दिया हुआ है। इसका तरीकाकार ये है कि हम इसका प्रोसेस सही फॉलो करें, जैसे हम पीछे करते आए हैं, जैसे अभी आपने पिछले क्वार्टरली वाले सवाल में भी किया। इसके स्टेप्स आपने प्रॉपर फॉलो करने हैं, तो आंसर जो आपका होगा वो ठीक हो। अगर इसमें मैं एक बार इसको दोबारा भी रीचेक भी कर लूंगी कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे कैलकुलेशन में, तो अगर ऐसा कोई मसला ना हुआ तो फिर जो वट एवर यू आर डूइंग और जो आपका आंसर आ रहा है वो ठीक है, इसका मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चीज़ एडिशन करने वाली हुई या कोई पॉइंट इसमें हुआ तो मैं आपसे फिर अगली क्लास में इसको मैं देखती हूँ इसमें क्यों ऐसा आ रहा है, मतलब मैनुअल करने में, तो आपको मैं बता दूंगी फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में। तो मीनवाइल अगली क्लास तक आप इसकी जो हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन की उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये जो हमने अभी इफेक्टिव एनुअल रेट की कैलकुलेशन की, इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ ये जो नोट्स हैं। आगे जो हमने डिस्कस करनी है चीज़ें, टाइम वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू है, एनओटी है, परपेचुइटी है, ये 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है मजीद, उसके भी क्वेश्चन होंगे इसमें, तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे इनके सारे, तो होपफुली वो वाली जो क्लास होगी वो हम इन कैंपस कर लेंगे ताकि इन पर्सन जो आपकी क्वेरीज हैं वो एड्रेस हो जाए। ठीक है, इसको देखना, इसके नोट्स में भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ, प्रैक्टिस कर लें ताकि ये कंफ्यूजन होती है क्वार्टरली, मंथली, डेली और ये जो सेमी एनुअली और ये वाली कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा ना हो कि एक काम किया हुआ हो उसमें भी गलती हो, तो जो कर ले काम वो फिर परफेक्ट करें। प्रोसेस ठीक फॉलो करें, मेथड ठीक अप्लाई करें। ठीक है ठीक है नवीन, मैम। ठीक है समरा, ठीक है। नवीन मुझे सुन रहे हैं आप? जी जी मैम सुन रहा हूँ। तो ये इसका जो मेथड है ना, अभी मैंने ये चीज मैंने पहले भी बताई, दोबारा एक बार बता देती हूँ। ये कैलकुलेटर मैं फाइनेंशियल जब यूज किया उसमें उसकी जब मैंने पीएमटी की वैल्यू 0 दी तो आंसर वाज एक्यूरेट आ रहा था ठीक। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जब मैंने इसको कैलकुलेट किया और मोबाइल पे जब कैलकुलेट किया तो इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा था जो ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें ऐसी क्या वजह है, क्योंकि हमने मेथड तो ठीक फॉलो किया है, ऐसे ही होना चाहिए, आपके सामने ही है। तो इसको मैं देख लेती हूँ इस पॉइंट को, तो अगर तो इसकी मुझे इसको मुझे कोई
आइडिया हुआ कि ये क्यों ऐसे आ रहा है, मतलब ये कैलकुलेटर का डिफरेंस है या वैसे हम कोई गलती कर रहे हैं, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेट कर दूंगी। अदरवाइज जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है वो एक्यूरेट है, वो ठीक है प्रोसेस, क्योंकि अगर वो ठीक ना होता तो आंसर ठीक ना आता मेरा इस फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे भी, ठीक है। तो इसलिए आपने मेथड पे ध्यान रखना है, मेथड आपने ठीक फॉलो करना है। इसके मेथड को देख लेना, इसकी जो कंपाउंडिंग में जो ये सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली और डेली जो कंपाउंडिंग में जो चेंजेस करनी होती हैं उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है इन क्वेश्चंस की, ताकि जब ये हम 3-4 टॉपिक्स कर लेंगे और जब इकट्ठे सवाल आएंगे तो ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो। तो इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इससे पहले आपके आने से पहले हमने कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन भी की थी, उसको भी ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा ये बीच में पॉजेस होंगे एक दो एंड में जब हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, अदरवाइज वो इसकी स्टार्ट की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो वो आप सुन लें इसको जरूर। और फिर मुझे बताइए नोट्स भी, मैं ये जो वैन हॉर्न की बुक है उसके जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से कुछ मैंने एरियाज मार्क कराए हैं, समझा से आप डिस्कस कर लीजिएगा, या आप ये रिकॉर्डिंग में सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ से इस रीडिंग से करेंगे, इससे कवर करेंगे, और बाकी फिर जैसे जैसे नेक्स्ट आते जाएंगे टॉपिक्स तो हम उनको उस हिसाब से देख लेंगे कि जहाँ से बेस्ट वो कंटेंट अवेलेबल होगा वहाँ से कर लेंगे इसको, ठीक। तो ये बात है, कोशिश करनी है कि इससे अगले सेशन में, अगले हफ्ते में हमने टाइम वैल्यू मनी और ये जो कैपिटल बजटिंग है कम से कम इसको क्लियर कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम या इसमें कोई क्वेरी ना हो, क्योंकि देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही तो कुछ एरियाज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर यही नहीं आते, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो उसका कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का, ठीक है। तो कोशिश करना कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। इस जो भी हमारी तो 1-2 हफ्ते की और क्लासेस होंगी, तो कोशिश करना कि हमने जो भी क्वेरीज हो, ये जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको मुझसे पूछ लेना या मुझे बता देना, मैं उसको फिर आपको मज़ीद बेहतर समझाने की कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए। कुछ कहना है आपने, कोई कमेंट या कोई बात, कोई सजेशन हो, कुछ कहना हो तो मुझे बताएं। अगली क्लास हम कोशिश करेंगे कि इन कैंपस ही करें, ताकि न्यूमेरिकल्स हैं तो वो बेहतर आपको कैंपस में बेहतर समझ आ जाएंगे। ठीक है मैम, कैंपस में ले लें। तो अभी फिर बाकी इसको ठीक इसी है। नोट पे कंक्लूड करते हैं। समरा आपके पास बुक है, बुक के जो चैप्टर्स हैं अगर आप उसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे शेयर कर दें, और ये रिकॉर्डिंग में आपके ठीक साथ है। इसका मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और ये वाले जो नोट्स हैं जो अभी आपके सामने, ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने ये इसकी पिक्चर्स मैं शेयर कर देती हूँ, तो इसको इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेना। देखो थोड़ा कर रही है लेकिन ऐसा करना है कि समझ में आई नहीं मुझे, ऐसा ना हो कि बस याद किया हो, ये नहीं करना, समझ के करना, ताकि कोई भी अगर आपको तरीकाकार आता है तो आंसर से कंसर्न नहीं है, मेथड ठीक होना चाहिए। ठीक है। चलिए फिर इसको अभी इसी नोट पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर हम ये टाइम वैल्यू, क्योंकि उसके थोड़े ज़्यादा सम्स करेंगे, अभी अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर उस पर उस तरह से कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आए कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में फिर ये टाइम वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एनुटी और परपेचुइटी के सम सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको एग्जीक्यूट करें टाइमली इंशाल्लाह अगली क्लास में। मुलाकात होगी, कोशिश करना सब आ जाओ, क्योंकि ये जो थ्योरी होती है ये तो बंदा पढ़ ही लेता है, न्यूमेरिकल्स में फिर कंफ्यूजन हो जाती है, तो कोशिश करना कि विजिट कर लेना, उनसे मिल लेना। ठीक है समरो, नवीद, इसको अभी कंक्लूड कर दें। आप इनसे रीडिंग्स बुक वाली शेयर कर देना, मैं ये वाली रीडिंग शेयर कर देती हूँ, ताकि ठीक है हमने जो मैम ठीक है। ठीक है। आगे की चीज़ें करनी है तो वो भी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके पास नोट्स हो, अपने कैलकुलेटर लाजमी लेके आना, और अपने नोट्स भी ये जो मैं शेयर करूँगी इस एक चैप्टर की कॉपी करा लेना। ये टाइम वैल्यू मनी ही बस ये इस रीडिंग से लेना है, बाकी जो है वो हम अपनी बुक से कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से अच्छा और प्रिसाइज एंड ब्रीफ हमें मिल जाए, सारी चीज़ें कवर हो जाए, वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि ले लें। तो ये बात तो अभी फिर मैं इसको एंड करती हूँ। कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई तो उसे मार्क कर लेना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। आई होप कि आज का लेक्चर ओके बेहतर मैम। होगा, समझ में आई होगी कुछ चीज़ें। यस। चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।